अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 29 मार्च 2022 ट्वीट मैंने किया रात को, मौसम खुशगवार हो गया, बादल छटना शुरू हो गए, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी होगी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर नामज़द होने पर जहांगीर तरीन और अलीम खान वापस आ जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अशरफ अंसारी ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, उन्होंने भी वादा कर लिया है कि वो साथ देंगे। उससे पहले मैं मॉडल टाउन सानिया के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कल समाअत होनी है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन इल्तवा की दरख्वास्त फिर आज़म मजीद तारड़ साहब से आ गई है और काफ़ी अरसे से ये मामला यहाँ चल रहा है। अगर आप देखें इस बात को कि हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से मामला ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और मनाजुल कुरान की तरफ से सब ने बहस मुकम्मल कर ली है। और मैंने ट्वीट क्या किया, साने मॉडल टाउन वाक़े को 6 साल 10 माह हो गए, लाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर। मॉडल टाउन केस एक बार फिर मुलतवी करने की इस्तदा, और मैंने उसमें एंड में लिख दिया, उम्मीद है वाकई वकला दलाइल देंगे। आज़म मजीद तारड़ नहीं है तो कम से कम बाकी वकला तो दलाइल दे सकते हैं। और बड़ा सीधा सा केस है, भागते क्यों फिर रहे हैं ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह वगैरह। अगर इन्होंने किया कोई इन्वेस्टिगेशन होने देना, पता देखिए डर और खौफ किस बात का है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, जीआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डर क्यों है, खौफ क्यों है, काम पे टांग क्यों रही हैं लोगों की। इसीलिए अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज फुल लार्जर बेंच जो है ना इनके दलाइल शुरू करेगा। और कल रख लें जहांगीर अपना, कल तो असेंबली का इजलास कोई नहीं है, आज़म मजीद तारड़ या कोई और आके बहस करेगा और इस मामले को ख़त्म करेगा। अदम एतमाद का ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपके सामने आ चुकी है। और मैं आज से नहीं, मैं तो बड़े ऐसे से कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दें। और मैं एक डेढ़ महीने से जब से ये मामला चल रहा है, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार को आप बदल दें, आपके हालात इतने बड़ी देर की, इसलिए मैंने कहा मेहरबान आते आते कई फेल्यूर हैं। यानी आपको पॉलिटिक गिमिक्स नहीं आते, आप स्टेट्समैन नहीं हैं, आपने पीटीआई का नैरेटिव बिल्ड नहीं किया है, मानना पड़ेगा सियासी जमात के तौर पर। इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर करप्शन के। उस्मान बुज़दार साहब, मैंने आपके बारे में 2 कंप्लेंटें फ़ाइल की थी, लेकर की और इंश्योरेंस के हवाले से। और ठीक है ना जी, कल सुबह ये ख़बर जब आई कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने के लिए के साथ अपोजिशन ने स्पीकर सुबह ही असेंबली से फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। और पंजाब असेंबली में जो पोजीशन है इस वक्त वो है तहरीके इंसाफ के जो कारकुन मेरे पास जो हैं वो मुतज़ाद है, किसी 184 कहा जाता है, 183 हैं, और नून लीग की 165 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, मज़ीद 5 आज़ाद अमीर हैं, हक पार्टी का 1 रुकन है, 371 का टोटल जो है ना कुल अवान है। और यहाँ तहरीकी अदम एतमाद में एक तो इजलास बुलाने का कहा है, इजलास बुलाने के लिए 136 कॉन्स्टिट्यूशन और रूल 23 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब असेंबली के हवाले से 1997, और उसी में लिखा है फॉर नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। यानी वो ये जनाब स्पीकर, मैं और मेरे साथी ये करारदाद पेश करने की इजाज़त चाहते हैं कि कायद का सूबाई असम्बली पंजाब बाबत इतना कायदा 23 के तहत 36 के तहत पर ईवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा और पंजाब के मामला आइन के ताबे ना चलाए जा रहे हैं। नेज़ मुल्क की सूरत हाल ज़ेर सुबह पंजाब में जमहूरी रवायत का कमा कर दिया है, लिहाजा ये ईवान। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गलत, जिस किसी ने तजर्बा दिया उन्होंने, एक तो क्या आइन के मुताबिक, यानी रेजोल्यूशन आप आइन के मुताबिक ना आइन ना साबित कर सके। चलें बात छोड़ें, इस बात को आपके सिर्फ बताने का मकसद ये था। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया है। और जब मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही की, मुनस इलाही की, उनकी मौजूदगी में उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया। वैसे मेरे पास जो इतला है इस्तीफ़ा पुराना लिया गया है। मैंने आपको 6 दिन पहले यह ख़बर दी थी कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और जहाँ कहीं देना है वहाँ दे दिया गया, और उन्होंने फ़ैसला करना है कि वज़ीर आला कौन होंगे। मेरे प्रोग्राम पुराने देख के ले दीजिएगा। बहरहाल आज ये कहा गया इस्तीफ़ा आज का नहीं है, इस्तीफ़ा पुरानी डेट का है। और अब
अब इनके आने से जहांगीर 3 मैंने इसलिए आपको बता दिया, वो भी सारे अरकान, अलीम खान भी वापस आ जाएंगे, और 7 जो अशरफ अंसारी है ना, 7 जो पाकिस्तान PMLN के टूटे हुए हैं, तो परवेज़ इलाही साहब जो है ना, जैसे जहांगीर 3 अलीम खान को ले आएंगे तो इसका असर जो है कौमी असम्बली में भी पड़ेगा, कौमी असम्बली में भी इसका असर पड़ेगा, और कौमी असम्बली में इनको बड़ा एडवांटेज होगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ सियासत का रुख अगर देख रहे हैं, वो पूरी कौम, मैं लिस्ट आपके सामने चला रहा हूँ, 187 और अपना 162 ये 152 जो हैं अपोजिशन के और पाक PMLN, उसमें 23 इत्तेहादी हैं। 23 में से बाप के 5 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जाम कमाल है में से सदर, लेकिन खालिद मकसी साहब को बहुत ज़्यादा आई है, और आज मीडिया ने उन्हें कल मीडिया ने बड़ा इंगेज कर लिया, और उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश की। जवाब देने की ज़रूरत नहीं हर सवाल का, लेकिन उन्होंने और ये ख़ास क्लास ने उनसे जो निकलवाना था वो निकलवा लिया, और उसको एक्सप्लॉइट करते फिरे। मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। आर्मी को बार बार एक्यूज़ करते जाते हैं, ये बिल्कुल ज़्यादती है। मैं आगे बात और करूँगा आपके सामने। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अपना जी हुकूमत गिराकर क्या कहेंगे, और कई सवाल हुए, कई उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन जो बड़ी मज़ेदार है वो बैकग्राउंड पे आ गए कि नवाज शरीफ के दौर की जो गवर्नमेंट है आपने गिराई है, और उस पर इल्ज़ाम एक्यूज़ करने की कोशिश की है फ़ौजी इदारों को। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है, और इस वक्त लेकिन बैक फुट पे तो ले आए आप। शहबाज शरीफ से पूछा, शहबाज शरीफ जब पूछा कि भाई आप पे फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से आ रहा है, बैरूनी कुफ्ते चला रही हैं, तो उनको वो PTI की फ़ॉरेन फंडिंग का जवाब दो भाई, हिम्मत करके तुम इधर उधर की बातें करने की बजाय, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्विजिशन है। अच्छा, इस पर कह दिया जी पार्लियामेंट में ले आए। पार्लियामेंट में क्यों ले आए जी? नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पार्लियामेंट में क्यों ले आए इस बात को? पार्लियामेंट लाएंगे या फिर खत लहराते फिरेंगे, दिखाते फिरेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू है। और इसमें मेरा मुतालबा यही है कि इंटरनल लेवल पे इसकी एक इंक्वायरी हो कि उसको मंतकी अंजाम की तरह जाए, कौम को फिर बताया जाए, लेकिन पहले ऐसे ना किया जाए। लेकिन बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं। और वहाँ तक चलने से कबल मैं बता दूँ कि बादल जो है वाकई छटना शुरू हो गए हैं, और लग ये रहा है कि इमरान खान जो है ना वो सरवाइव कर जाएंगे। मैं तो इसमें इस्तीफ़े का और उसकी मैंने रीज़न्स क्या बताई थी आपको कि अपोजिशन चाहती क्या है, वो चाह रही है इस गवर्नमेंट को डिसमेंटल करना, गिरा देना। क्यों गिरा देना? क्यों? अगले इलेक्शन की तैयारियों में डर और खौफ है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ना ले जाए। तो इससे सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, और इसमें बैरूनी एजेंडे की जो बातें की वो बाद में बात करूँगा कि अब इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि आएँ, गिराएँ, और सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी बंदे लगा दें ताकि अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन का रिज़ल्ट ले सकें। कोई केयर टेकर सेटअप नहीं लग सकेगा। तो ये जो प्लान था इनका अक्टूबर में इलेक्शन का, बजट पास करने के बाद 2 महीने के लिए इन्हें आना है, उसके बाद ये अक्टूबर तक इलेक्शन करने का इरादा है। पहला काम तो ये करना था। दूसरा, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। 3 मेंबर हैं अभी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 मेंबर्स हैं। बाकी मेंबर्स अभी तैनात होनी है, तो ये मेंबर अपनी मर्ज़ी के तैनात करना चाहते हैं। आएंगे, आकर मेंबर तैनात करेंगे डिज़ायर रिज़ल्ट लेने के लिए। 2013 के मुझे इनके इलेक्शन की स्ट्रेटजी पूरी याद है, जिस तरह उन्होंने मैनेज किया, मैनूवर किया। फिर यही नहीं है, केयर टेकर सेटअप जो अपना ये चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का लेके आएँ ताकि अपनी मर्ज़ी से इलेक्शंस को मैनेज कर सकें, और इमरान खान साहब की अक्सरियत अगर आती है तो उसको कैसे कट डाउन किया जाए। चौथा, चेयरमैन नैब के हवाले से मामला है। नैब को ये ख़त्म करना चाहते हैं। चेयरमैन नैब बहुत काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और उनका चूँकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए टेन्योर बढ़ा हुआ है, तो उसको ख़त्म करके आके ऐसी हालात बनाना चाहते हैं कि किस तरह से टेन्योर वो ख़त्म हो जाए और नैब को बिल्कुल रिटर्डेंट कर दिया जाए। ये मैं आपके 4 बड़े सवाल बता रहा हूँ आपको, ये है एजेंडा इनका। और ये वक्त से पहले अगर असेंबली रिजॉल्व करते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं चैलेंज करूँगा, क्योंकि इनकी जदोजहद चली आ रही है ना। इन्होंने बिसाके जुम्मन का 5 साल से पहले 50A2 भी डाइल्यूट किया था, वरना तो सदर को मैं आज भी समझता हूँ 50A2 भी मौजूद होना चाहिए, मैं आज भी समझता हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ डाइल्यूट किया ताकि 5 साल के लिए हुकूमत है। तो आज किस मुंह से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिराएं और 5 साल से पहले इलेक्शन कराएं? तो ये तो अब गैर जमहूरी रवायात की तरफ आप देख रहे हैं। डिक्टेटरशिप और क्या है? आप डिक्टेटरशिप बने हुए हैं। सारी सियासी जमातें जो है इस वक्त एक एजेंडे के तहत ये चल रहे हैं, और ये एजेंडे को कोई पजीराई नहीं मिलनी चाहिए, और उसका सबूत आपके सामने मैं बता चुका हूँ।
फिर मैंने आपको एक और वजह, अच्छा यहाँ तारक बशीर चीमा का बताएगा, वो एक बैड कॉप और गुड कॉप ये चलता रहता है कि तारक बशीर चीमा इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने अपनी वजारत से या उससे इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, और MNA है, वोट कास्ट करेंगे। दूसरा बाप के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्ट आ चुकी है, अपना जुबैदा जलाल ने कह दिया कि वो साथ नहीं देंगी। 5 टिकटें हैं तो 5 में से 4 शायद उधर आएँ, लेकिन मैं प्रोडिक्शन दे देता हूँ कि बाप भी यहाँ पर वापस आ जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग PTI के साथ वो अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में रात को बता चुका हूँ आपको, स्पीकर ने एडजर्न कर दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब बाकायदा मोशन आ चुकी हुई है, अब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, नेशनल असेंबली डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, वरना आर्टिकल 58 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे सदर को, सदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। और यहाँ एक सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें तहरीक अदम एतमाद काम होगी, या डिफेक्शन के जो लोग हैं, ये डिफेक्शन जिन्होंने की है ये वो डाल देते हैं, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आर्टिकल 63A का तो लाइव डिस्क्वालिफिकेशन अभी आ रही है, नहीं आ रही, मेरे मुताबिक लाइव डिस्क्वालिफिकेशन इनकी बनती है, तो ये तो वोट नहीं कर सकेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर आपका आर्टिकल 58 यहाँ भी काम करेगा कि फिर सदर को इख्तियार है कि जब मेजॉरिटी ना लें असम्बलियाँ डिज़ोल्व करा दें। तो असल एजेंडा तो इलेक्शन पहले कराने का है, लेकिन अगर इस तरह भी डिज़ोल्व होंगी, इसका फ़ायदा इमरान खान का होगा, ना कि अपोजिशन पार्टियों को। अपोजिशन पार्टियाँ एक प्लानिंग के साथ जो है जत्था लेके चढ़ी हुई हैं, वो चाह ये रही हैं, वो इसलिए बैकफुट पे लेके जाना चाहती है, लेकिन वो मुश्किल नज़र आता है। अगली तैयारी जो अपोजिशन ने तैयारी की है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में KPK में की हुई है। KPK में जो आपका वहाँ भी उन्होंने कोशिश करनी है तहरीक अदम एतमाद लाने की, और वहाँ तोड़ने की कोशिश करनी है, कि वहाँ भी लग ये रहा है कि मुश्किल है। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि चौधरी परवेज़ लाई ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, पहले 3 महीने के लिए कहा गया, फिर 6 महीने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त पूरा करना चाहती हैं, तो 1.5 साल की हुकूमत मिलेगी, तो इन्हें तो ये फ़ायदा बनता है ना, जहाँ अपनी पार्टी को स्टैंड करेंगे, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी के कोई फ़ंड तकसीम करेंगे, तो ये तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो चौधरी परवेज़ लाई को इस कॉन्टेक्स्ट में होना, तो वो अपनी पार्टी को रिवाइव करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और उसी पे वो काम कर रहे हैं। और तहरीक अदम एतमाद अपनी तबई मौत जो है वो मरती हुई नज़र आ रही है, या तो ये वापस ले लेंगे, वरना नाकामी जो है वो नज़र आ रही है। और जौन से भी फोर्सेस हैं इस वक्त, जौन से इदारे हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं, और इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में कोई उनका किरदार नहीं होगा। माशाल्लाह यहाँ लग नहीं सकता, तो आप अच्छे की उम्मीद रखें, बेहतरी की उम्मीद रखें। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक मैसेज मैं कोशिश करूँगा उतना सा चला दूँ। यास्मीन खान साहब का अमेरिका न्यूयॉर्क से है कि इमरान खान का जलसा अटेंड करने के लिए मज़र शेख साहब आए, चंद दोस्तों के साथ कराची आए, कराची से बाई रोड आ रहे थे, तो रास्ते में बकौल उनके जो इतना मैसेज भेजा है वो मैं भेज देता हूँ, वो सुन लीजिएगा कि उनकी गाड़ी को टक्कर मारेगी, इमरान से गालबन प्यार और ये सारी बातें हैं कि ये देखें इस तरह की लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं हैं, और वो इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके जितने दोस्त के उनकी तस्वीर और उनका वीडियो जो थोड़ा बहुत है वो बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ। और यास्मीन खान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़िंदगी और सेहत दे। जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, यास्मीन ख़ान बोल रही हूँ न्यूयॉर्क से। कैसे हैं आप? बस कल इमरान खान साहब का जलसा है, और हमारे यहाँ से भी गए हैं लोग वो अटेंड करने के लिए। और उसमें एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि मेरे बहुत ही करीबी बहन और भाई हैं मिलने वाले, वो भी गए हैं। तो उनका नाम है मज़र शेख साहब, साथ उनके साथ और भी 4 लोग और भी थे गाड़ी में। 2 गाड़ियाँ गई हैं, और GT रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। जलसा अटेंड करने जा रहे थे आज ही ना, तो उनकी डेथ हो गई, और हम लोग सब बहुत परेशान हैं। तो बस फिर भी अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाबी दे। हमने बीच में अपने भाई की, उनके दोस्तों की कुर्बानी दी है, तो दुआ कीजिएगा, और हो सके तो प्रोग्राम में भी जिक्र कीजिएगा। वो यहाँ न्यूयॉर्क से गए हैं मज़र शेख साहब ना, तो आज ही कोई 5-7 घंटे में उनकी डेथ हो गई है कराची में ना।
तो वो जा रहे थे वहाँ पर, इस्लामाबाद जीटी रोड पर हुई है, एक ट्रक वाले ने पीछे से मारा है। इस्लामाबाद पहुंच गए थे, इस्लामाबाद पहुँच गए थे बल्कि यूँ कहिए तो। खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी। खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी है। और सिर्फ वो स्पेशल कराची से गए थे वहाँ पर अटेंड करने के लिए इमरान खान का जलसा, और वो यहाँ से चले, न्यूयॉर्क से चले हैं, कराची गए हैं, कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। हो सके तो जिक्र कीजिएगा, कोई कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इमरान खान के लिए देख लें, हम लोग अपनी जानें दे रहे हैं। अज़हर साहब सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे याद आया कि ये पीटीआई की इन लोग की 2 गाड़ियाँ थी और गाड़ी खड़ी थी इनकी, और पीछे से मुस्लिम लीग का ट्रक आया जीटी रोड पर और उसने खड़ी गाड़ी को मारा है। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ कि फैक्ट विद फोकस फ़ायज़ा दाऊद के साथ मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई थी 22 या 23 मार्च को, और 26 मार्च को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम चलाया और ट्वीट काफ़ी ये हुआ, और उसमें जो मैंने नुक्ता नज़र बयान किया था कि 26 तारीख को और उसके बाद जो इमरान खान साहब की तकरीर थी उसमें वो सारी चीज़ें आप सुन लें जो मैंने वक्त से पहले बताई थी वही हैं। एक बात और बता दूं फ़ैज़ा, यहाँ अभी ना लिहाज कर रहे हैं इमरान खान साहब अपने पार्टी मेंबर्स का, वरना आपको पता है कि इनके पास एविडेंस है। आज याद रख लीजिएगा, पैसे लेने और इकट्ठे करके बैग लाने की, सिंध हाउस के अंदर चीज़ें सारी जो है ना, जो कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बाई ईयर आया या बिटकॉइन के ज़रिए आया या फ़र्ज़ करें कुछ गोल्ड की शक्ल में आया, या कोई अकाउंट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली। और आपको पता है इस तरह के पैसे ऑफशोर कंपनियों में भी तो जाते हैं ना जी। आजकल हालात मुश्किल हो गए, ऑफशोर कंपनियों में भी जाते हैं और कॉर्पोरेट अनवेल करना पड़ता है। तो ये अब सारी चीज़ों के हवाले से ना, तो वज़ीर आज़म साहब उन सबूतों को मतलब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ये अब इट इज़ नाउ अ पॉलिटिकल गेम। बड़ा रेलिवेंट सवाल आपने किया। नाउ इट इज़ अ पॉलिटिकल गेम कि वो इन सबको नंगा करना चाहते हैं, इन सबका किरदार करना चाहते हैं, वरना क्या मुश्किल काम था। FIA के ज़रिए लगाना था ना, FIA के ज़रिए की एप्लीकेशन देनी थी और FIA के पास एविडेंस सारी मौजूद थी, ये पर्चे होने थे और इनमें से बच कोई नहीं सकता था। याद रखिएगा इसमें क्या होना था। और वो इतना डेंजरस है, आपकी सियासी जमातों के बड़े मसाइल आ जाने। ये सियासी जमातें जो चला रही, इनको अंदाज़ा नहीं है कि कल क्या होगा। कल हो सकता है वो पैसा फॉरेन फंडिंग का हो। ये जो बातें कर रहे हैं ना बैठ के, वो अभी हालात क्या है ऐसे। OIC के बारे में जो बयान दिए गए, रशिया की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट अगर उठाकर देखें तो ये तो सवाल आ सकते हैं। कल पता चला कि इस मुल्क को किसी भी पार्टी ने अगर फंड लिया है, फंड अकाउंटों में नहीं है, ये जो पैसा आया है कल, इतना डेंजरस ये काम है। इमरान खान साहब बड़े एहतियात से चल रहे हैं। अगर कल ये साबित हो जाए कि ये पैसा फॉरेन फंडिंग से आया है, ये पैसा बाहर से आया है, तो उन सियासी जमातों स्टेक पे लगे। आखिर में चूँकि अमजद चौधरी साहब ने बाहर में बहुत एजड खातून है, वो इस गवर्नमेंट के बारे में जो लफ्ज़ वो बीच में से कुछ एडिटिंग कर देंगे, कुछ अल्फाज हैं जो कुछ उन्होंने कहा है पाकिस्तान में प्यार में, वो मैं अगर ना चलाऊं तो ये ज़्यादती होगी। सुनिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है और इमरान खान की हुकूमत को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। सिर्फ इमरान खान नहीं डटे हुए, उनके सपोर्टर भी उनके साथ डटे हुए हैं। और पिछले चंद हफ्तों के अंदर इमरान खान के साथ जो PTI के सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुके हैं। इसी तरह की एक उनकी सपोर्टर जो हैं, वर्कर तो नहीं कहूँगा, सपोर्टर जो हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये ज़ोहरा सुल्ताना हैं, लाहौर ही की रहने वाली हैं और ये ख़ुद और इनकी वालदा जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तहरीक थी उसके अंदर भी हिस्सा ले चुकी हैं और अपने घर पे झंडा कैसे लगाया, और वहाँ पे हिंदुओं और सिखों के घर पे मौनी रोड की रहने वाली हैं। और वहाँ पे सिर्फ एक सामने पहलवान जो भोलू पहलवान थे उनका घर था। वो सारी रूद आपको सुनाएंगी। उसके अलावा हमने उनसे सवाल जवाब का सेशन किया था, लेकिन चूँकि मेरे सवाल जो हैं और उनके जवाब मिला के वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने अपने जो सवाल हैं उनको शॉर्ट कर दिया। और वो सवाल मेरे इसी तरह के थे कि आप इमरान खान को क्यों पसंद करती हैं, और आप नवाज शरीफ को क्यों पसंद नहीं करती, और आप मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं पसंद करती, और आप अगर इमरान खान आपको बुला रहा है, जलसा हो रहा है, तो आप जाएंगी। और इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनके क्या जवाबात थे,
वो क्यों इतनी एक्साइटेड थी, वो इतनी क्यों चार्ज थी, जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने 1945 में प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की जॉब की, 1924 में वो पैदा हुई और कायदे आज़म ने जूं जूं पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उन्होंने अपने लड़कपन जवानी में वो सब कुछ देखा और उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया। और आज वो समझती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान जो है वो वाहिद होप है पाकिस्तान की, दीगर बातें सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं कहनी हाँ सारे गद्दार एक मुट्ठी होए ने, एक नवाला हम नवाला होए ने, हम प्याला होए ते इमरान खान कल्ला वे वो अल्लाह दे उत्ते अल्लाह ते रसूल दे उत्ते ओदी उम्मीद हैगी है। असी इस वास्ते पसंद नहीं करते ये मुल्क के बड़े बड़े गद्दार है ने, चोटी के सरदार है ने, इस वास्ते सानू अच्छे नहीं पसंद करते। वो एक ही जगह ते एक है कल्ला इमरान है जेड़ा दे नाल मुकाबला करेगा। अगर वो शहीद भी हो गया तो जन्नत च जाएगा। तो ये मार गए इन्हों के कुत्ते कुत्ते नोचनगे ना सारे गद्दार है। आखिर ये विच मुला और दाढ़ी वाले शर्म करो, और दाढ़ी तो इज्जत वाले की होती है भाई। वो मुला और जे कहा के धोती पुछान समझ आई ना, सारे इकट्ठे हुए ने। इमरान खान ओ इमरान खान ने जिस जो मुकदमा जाके लड़िया उथे अमरीका दे अकवामे मुतहदा जरा बड़ा वड्डा समझा जाता इकल्ले ने जाके उथे मुसलमाना का बल्कि सारे मुल्कों का मुकदमा लड़िया फिर उथे जाके समझ आई ना। इस्लामोफोबिया दे समझ आई उथे किसी दाढ़ी वाले ने, किसी 24 घंटे नमाज पढ़न वाले ने, किसी ने तौफीक नहीं पाई कि असं भी जाके कुछ कहिए। इन्होंने तो कोई खड़ा आवे उन्हें तुम मसीता से जाके ऐलान करते हो, उच्चा उच्चा बोलते हो, सुनाते हो मुसलमाना दी गल्लां। गल तो मुसलमाना की की जाके इमरान खान ने। मैं कहनी हाँ मैं क्यों नहीं वाजिब जाके जावांगी, मैं जावांगी। मेरी तो जान भी हाजिर हो देंगे, मेरे बच्चे भी, मैं सारे जावांगे उसे। असी तो जितने भी बैठे अस हो कुर्बान। वो अल्लाह की तरफों एक फरिश्ता वे जिन्हें सारी दुनिया के तो फिर आवे जाके उन्हें ऐलान किया है। और सच्चे दिल का उन्हें पैसा की बिल्कुल परवाह नहीं, उन्हें करोड़ों की परवाह नहीं, उन्हें कोठिया की परवाह नहीं। वो अल्लाह वास्ते कर दिया वे जो कुछ भी कर साडा ते साडे बच्चों के असी भी कुर्बान हाँ। असी इस वास्ते इन्होंने पसंद करने क्योंकि कायदे आज़म ही जरा सी सच्चा सी, मुहब्बे वतन रहेगा सी, समझ आओ, और खड़ा बंदा सी, समझ आई ना उस वक्त। और इमरान खान ये भी सच्चा, ना रिश्वत हो रहे, ना ने किसी को कुछ लेता हुए, ना लिया मकाम को कोटिया ने, ये भी सच्चा खड़ा। सानू तो सच्चा और खड़ा बंदा चाहिए क्योंकि असं खुद सच्चे हैं, असं खुद खड़े हैं। असं उस वक्त कायदे आज़म ने सपोर्ट भी किया, असं जलूस कढ़े सन कायदे आज़म वास्ते। असं मोनी रोड उसले रहते सन, अपना घर बनाया उत्ते जाके मेरी माँ ने झंडा ला दिता और उत्ते सारा शेर की तरह, शेर बब्बर की तरह मेरी माँ ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। उत्ते कोई आ सकता सी? उत्ते तमाम जिहड़े घर सन ना हिंदुआ सिखा दे ते साढ़े उस वक्त भोलू पहलवान जरा बड़ा मशहूर है, उन्होंने कहते सन जरफे बड़े, हाँ वो भोलू पहलवान, साका पहलवान, हाँ साका पहलवान, भोलू पहलवान। उत्थे किश्तियां सन जिथे गया ना कब्रिस्तान घोड़िया का सामने अखाड़ा है सी, उत्थे खाड़ा करते सन, आते सन साढ़े कोल ही रहता। ये तो बड़े वड्डे गए ने। असी मैं दोवां ना इंसान नहीं समझती, ये शैतान है, ये शैतान है, ये खेडे जावे पैसों नाल। इन्हों दे 19 दर्जे ने हिसाब दे, 19 दर्जे ने, समझ आई ना। ये सब पैसा खिंच के ना लै गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने कान भर लेते ने,
अपने महल बना लेते ने सारा पैसा ला के असं कुछ नहीं से इसको लोग फकीर चंगा तेरा सच बोलता तेरा कुछ नहीं बोल समझा इस वास्ते नहीं पसंद कर बस ये गल है वे कि उमरान या तो कोई होया ही नहीं समझ आई ना माणी कोई जम्या में इस वक्त समझ आई वो कौन उमरान खान इस तो पहले हैगा थी जुल्फकार भट्टो वो भी अच्छा था उन्हें भी एटम बम बनाया थी समझ आई ना एटम बम समझ आई एटम बम उन्हें बनाया थी वो मौजूद है एटम बम का जुल्फकार भट्टो मौजूद है समझ आओ जेड़ा उमरान खान ये सब नूं लड़काया सब दे कोल गया सब दे कोल जाए समझ आई ना सच्चा आदमी है झूठा नहीं मुँह दे उत्ते गल करेगा ये अंदर दिया नहीं गल्लां जो खड़ी गल करेगा इस वास्ते मैंने पसंद झूठ नहीं बोलता खड़ी गल मुँह से करता इस वास्ते पसंद और जरूरतमंद सजातमंद अल्लाह को डरदा बंदा को नहीं डरदा अपने हाँ बंदा को नहीं डरदा इस वास्ते मैंने पसंद या शहीद जुल्फकार भट्टो वो भी चंगे सा मुल्क के उत्ते खुदावन करीम अच्छे मुसल्लत पैदा कर इमरान भी अच्छा वे वो कोई कि अज तक उन्हें सुनिया नहीं कि उन्हें दौलत संभाली है या उन्हें महल बनाए ने या उन्हें अपना सपोर्ट किया वे ऐ नहीं सुनिया जिन्होंने रिश्वत खा रहे ने अरबां दे खरबां दे सैकड़ियां दे हिसाब नाल खा रहे महल बना रहे उन्हें तो एक धेला भी नहीं देता मुल्क की बेहतरी वास्ते लग्या है बेचारा दिन रात हाँ ये तो बेहतरी करते थे पैसे आन दौलत आवे अनुवासी मुल्क वेच छड़िया इन्होंने मुल्क वेच छड़ना वे ऐ तो खतरा मुल्क अल्लाह किन्ना अच्छा बंदा वे खड़ा बंदा मैं आपदे से दुआ करनी अल्लाह मियाँ उहदी जिंदगी दई उन्हें सेहत दई परवरदिगारा मुल्क दे उत्ते कायम दायम रवे जेह्ड़े उंदे मगर दुश्मन खान वाले रिश्वत खोर लगे हुए ने अजे दुश्मनों को खुदावन करीम मिट्टी च पाए इन्होंने दूर करी उहदी जिंदगी ने हिफाजत करी रखी अल्लाह खड़ा बंदा वे साफ बंदा वे नहीं तो वो अजकल लुटेरे तोबा अल्लाह बस मैं तेरे अगे दुआ करनी साडी जिंदगी साडी कुर्बान असीं जाने उमरान तो आडा नेक बंदा आडा पैसा नहीं समझदा कुछ समझ आए वो सच्ची गल करदा अपने मुल्क वास्ते सच्ची गल करदा और किसी वड्डे काफर कोलों नहीं डरदा खड़ा होके गल करदा सामने होके अमरीका हो गया कौमी मुत्तहिदा जाके जलसा किया सारे सच गए किसी ने तौफीक पई है किसी ने जुड़े ते पई है नवाज शरीफ जरदारी फलाना कि जाके अमरीका च जाके जलसा करिए अपना नाम वो खड़ा बंदा शेर दिल शेर बब्बर उमरान खान जी इजाज़त चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।